कुछ दिनों पहले तेरे मेरे रिश्ते ने कुछ इस तरह आखिरी सांस ली। न मैंने पलट कर देखा, न तुमने आवाज़ दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और गपशप विद अरुण के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम उस बारे में बात करेंगे जो ज़िंदगी में हर कोई किसी न किसी टाइम पीरियड में सहन करता है या फिर वो फेस करता है उस चीज़ को। तो आज का टॉपिक है डीलिंग विथ रिजेक्शन या डिप्रेशन। हर चीज़ सिमिलर होती जा रही है। जैसे अगर हमारे पास खुशियाँ हैं तो हमारे पास दुख भी उतना ही है। हर चीज़ हमें बराबर से मिलती जा रही है। बट हम ओवर रिएक्ट किस चीज़ पे करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खुशियों में ओवर रिएक्ट करते कि अरे मैं तो खुश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो शायद ही हम रिजेक्शन या डिप्रेशन को फेस कर पाएंगे कभी। शायद ज़िंदगी में जब रिजेक्शन मिलता है वही डिप्रेशन की फर्स्ट नींव होती है, या आप कह सकते हैं जो डिप्रेस्ड आदमी होती है उसकी पहली जो स्टेप होता है डिप्रेशन में जाने का वो रिजेक्शन ही होता है। जब हम रिजेक्शन को डील नहीं कर पाते अच्छे से, तो यही कुछ इन सब बातों में बात करेंगे आज। तो मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि अगर आप रिजेक्शन को डील नहीं कर सकते हो तो शायद आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिजेक्शन बहुत बहुत प्यारी चीज़ है। रिजेक्शन जब आदमी को मिलता है वो आदमी को बूस्टअप करता है। जैसे जब मुझे रिजेक्शन मिलते हैं या फिर मुझे जब रिजेक्शन मिले तो मैंने बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। जैसे नॉट एन बुरे काम बट अच्छे काम। जैसे मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ से रिजेक्शन मिला है तो मैं खुद को अपग्रेड करता हूँ, ताकि ये नहीं चाहिए अब, इससे तो रिजेक्शन मिल चुका है। या फिर जैसे अगर लव लाइफ की बात करें तो अगर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप खुद को अपग्रेड करिए। उससे गलत ठहराने का क्या फ़ायदा? उसने आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन आप खुद को अपग्रेड करिए। आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप रिजेक्ट हो चुके हो, अब आपको उससे भी बेहतर की ज़रूरत है। तो रिजेक्शन को हमेशा ईजिली लो, अपने आप को बूस्टअप करो उस चीज़ के लिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, बहुत सारे आइडियाज़ लो। आपके अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, उनके साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो। क्योंकि क्या है कि आपको नहीं है पता कि रिजेक्शन के टाइम पे या फिर आप जब डिप्रेस्ड हो उस टाइम कौन आपको क्या सिखा जाए। लोगों से बात कीजिए, लोगों से मिलिए जितना हो सके। अगर खुद से आप नहीं हो पा रहे हो, सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, तो दूसरों से होजिए। और कभी भी ना रिजेक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि रिजेक्शन के टाइम पे खुद पे कंट्रोल। अगर मैंने बहुत सारे किस्से या फिर हम देखते हैं कि उस लड़की ने उसको रिजेक्ट किया तो लड़के ने उस पर तेजाब फेंक लिया, उस लड़की ने उसे रिजेक्ट किया तो उसने उस लड़की के साथ रेप कर दिया। ये बहुत बड़ी रिजेक्शन एक छोटी सी चीज़ है, बट ये हमारी थिंकिंग या फिर हमारे माइंड को इस तरह डाइवर्ट कर देती है कि वो हमें एक मर्डरर या फिर एक क्राइम करने में या फिर हमें सुसाइड करने तक में मजबूर कर लेती है। जितना हो सके इन चीज़ को अवॉइड कीजिए। रिजेक्शन को एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि हाँ, आप इस चीज़ से रिजेक्ट हुए हैं, आपको लाइफ में और करना पड़ेगा। या फिर आप डिप्रेस्ड हो, आप एक डिप्रेशन में गए हो, तो उस चीज़ से आपको खुद निकलना पड़ेगा। नो वन कैन डू इट फॉर यू, आपको खुद करना पड़ेगा। आप डिप्रेस्ड हो, आपको सेल्फ मोटिवेट होना ही पड़ेगा, आपको खुद में हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो जब लाइफ में हर कोई सहन करता है, जब मुझ पे भी बीती थी, मुझे जब रिजेक्शन मिले थे या फिर थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हुआ था मैं लाइफ में कभी, क्योंकि मैंने काफ़ी फेसेस देखे हैं ऐसे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ ऐसी थी। तो और होता है ना कि एक एटीट्यूड आता है आपके अंदर कि यार ठीक है ना, रिजेक्ट हुए हैं, क्या हुआ, दिक्कत क्या है। तो उस टाइम का कुछ था कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज़ पूछूंगा तुझसे। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज़ पूछूंगा तुझसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। ये जो शायरी है या फिर कुछ भी कह सकते हो, उसमें गुस्सा है, उसमें ऐसे कि, और यही मेरे हिसाब से जब मेरी लाइफ में रिजेक्शन या फिर थोड़ा डिप्रेस्ड के टाइम थे तो मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करता था। और ये था कि मुझे ये शायरी इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें एक गुस्सा है, इसमें जो आप कह नहीं सकते हो वो आप बता रहे हो। और दूसरा है कि आप मूव ऑन कैसे करेंगे, इसके बारे में भी है कि अब क़यामत के रोज़ मिलूंगा तुझसे। जब मरने का टाइम होगा ना तेरा या मेरा, उस दिन ही मिलूंगा अब, क्योंकि उससे पहले मिल ही नहीं सकते भाई। क्योंकि उससे पहले मैं खुद को अपग्रेड करूंगा,
क्योंकि उससे पहले नहीं है तुम उतने लायक कि तुम मुझसे मिल सको। जो मेरी जर्नी है उसके बीच में तुम मिल सको मुझे, नहीं हो, इस लायक हो ही नहीं तुम अब सीधा मतलब है ना कि मरने के बाद ही आना मेरे पास, मतलब उस दिन ही मिलना। और दूसरा है कि हमें कभी ईगो पे नहीं लेना चाहिए रिजेक्शन को, जैसे कि यार उसने मुझे मना कैसे कर दिया, यार कर दिया तो कर दिया, हो गया, चल ठीक है, नहीं है उसे पसंद तो क्या कर लोगे अब मार दोगे खुद को। सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। सच में गाइस, सुसाइड करने से कुछ नहीं होता है। लोग 4 दिन याद रखेंगे कि यार अच्छा लड़का था या फिर अच्छी लड़की थी या फिर अच्छा था, जो भी है मतलब ना, उसके बाद क्या, फिर लोग क्या बोलेंगे, यार यार नहीं था। लाइफ को ख़त्म करना सॉल्यूशन नहीं है। ये दुनिया है, ये दुनिया 4 दिन की होती है, ये दुनिया 4 दिन तक याद रखती है। 5वें दिन ये आपके बारे में वही बोलना शुरू कर देगी जो इनके मुंह पे निकलते रहेगा। मतलब अगर उनका मन होगा कि तुम्हारे मरने के बाद या तुम्हारे सुसाइड करने के बाद ये सोचने का कि यार वो तो कायर था, उसके बस का कुछ नहीं था, तो वो वही बोलते रहेगी, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई याद नहीं रखता है। इसलिए जीते जी कुछ ऐसा करो ताकि आप एक सुकून की मौत के बाद दुनिया आपको याद रखे कि हाँ, जिंदगी सबके पास थी पर किया इसने कुछ। तो इसलिए मेरे हिसाब से सुसाइड करना या फिर कुछ भी क्राइम करना, ये किसी भी रिजेक्शन या फिर किसी भी डिप्रेस्ड आदमी के लिए ये सॉल्यूशन नहीं है। या फिर अल्कोहल एज्यूम करना या फिर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, ये सब नहीं है सॉल्यूशन। सीरियसली, इन सब चीज़ों से क्या होगा, आप एक रात अल्कोहल एज्यूम करोगे, अगली सुबह फिर आप उसी को याद करोगे, क्या फ़ायदा उस दारू का। मतलब अपने 2000 रुपये बिक गए और फिर अगले दिन और ज़्यादा याद आए और फिर पीते टाइम भी याद आई। तो इसलिए ये सब चीज़ें छोड़ो यार, ये बचपना है। लाइफ में खुद को सेल्फ मोटिवेट करो। आप बड़े इंसान बनने के लिए पैदा हुए, ये हमेशा सोच के रखो। और एक एटीट्यूड होना चाहिए अपने अंदर कि यार कि मैं करूँगा ना, ठीक है, हुआ रिजेक्शन हुआ, मैं डिप्रेस्ड हुआ, कोई बात नहीं। एक मुझे मतलब इससे मुझे एक मिर्ज़ा गालिब साहब का एक शेर याद आया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नामंजूरी ही सही, कभी ना कभी तो मिलेंगे, नामंजूरी ही सही, कभी ना कभी मिलेंगे, उनसे बिछड़े तो हम हंसेंगे भी और रोएंगे भी। तो मतलब इसमें ये था कि ठीक है ना यार, मतलब मिला है रिजेक्शन, मिला है मुझे। मिर्ज़ा गालिब साहब कहना चाहते हैं कि मिला है मुझे रिजेक्शन, तो इसमें इतना शो ऑफ क्या करना है, इसलिए इस बात को इतना बढ़ाना क्या है यार। अगर मुझे डिप्रेशन के टाइम पे मुझे रोना आएगा तो मैं रोऊंगा, और मुझे हंसना होगा तो मैं हंसूंगा, उसमें क्या इतना बखेड़ा। तो लाइफ में ना हर चीज़ को ईजिली लो। जैसे आप अपनी, जब आप खुश रहते हो या फिर आप अपने भाइयों के साथ बैठे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, उस चीज़ को आप बहुत ईजिली लेते हो ना कि चल चिल लाइफ है। तो रिजेक्शन को भी वैसे ही लो, या फिर जब आप डिप्रेस्ड हो उस चीज़ को भी आप ऐसे लो। आप अपनी फैमिली को टाइम दो। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं सच बताऊँ, जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे नहीं समझता। मैं हमेशा नेगेटिविटी की तरफ देखता था कि यार ये भी मेरे बारे में बोलेगा, वो भी मेरे बारे में बोलेगा, बट मैं उन लोगों को भूल गया था जो ये चाहते हैं कि अरुण कुछ करे। तो बाद में जब ये चीज़ समझ आई तो मैंने सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू कर दिया। मतलब मैंने खुद को बीच में खड़ा और खुशियों को आगे पीछे कर दिया, ताकि जो दूर दूर से आती हुई नेगेटिविटी है वो मेरे पास ना आ सके। मैंने उन लोगों को अपने सर्कल में रखा जो मुझे में पॉजिटिविटी भराए, ना कि मुझे ये समझाए कि यार दुनिया में बहुत दुख है। मुझे नहीं है, मेरे हिसाब से दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया सच में इतनी बड़ी है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको क्यों उसी के पीछे जाना है जिसने आपको रिजेक्ट किया है? आप उसके पीछे जाइए ना जो आपके लिए है। कि ना उम्मीदी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, ना उम्मीदी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, कि हम कहेंगे हाल दिल और वो पूछेंगे क्या। कि मतलब मेरी उम्मीदी की जो हद है, उम्मीद करने की जो हद है, वो इतना बढ़ चुकी है कि पर मेरे साथ ये सीन हो रहा है कि मैं अपना हाल दिल कहूँगा, मेरे दिल में क्या है मैं वो बताऊँगा और वो पूछेंगे क्या। कि मतलब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस मोमेंट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिचुएशन है ना आपके रिलेशनशिप स्टेटस में कि आप कुछ कहना चाहते हो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक बात मानिए और एक बात समझिए, वो नहीं है जिसकी आपको तलाश है। आप यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा,
ये कुछ सिम्टम्स है रिजेक्शन के, जैसे कि उनको हमारी बात समझ नहीं आ रही है, या सी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे वो इग्नोर कर रही है। तो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ी है। यकीन मानिए दुनिया बहुत बड़ी है, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके लिए आपको ये लिखना ही नहीं पड़ेगा कि ना उम्मीद हद से गुजरी, बंदा परवर कब तलक, कि हम कहेंगे हाल दिल और वो पूछेंगे क्या। तो इसलिए हर चीज़ को आगे बढ़ाइए, हर चीज़ के लिए आगे बढ़िए। जैसे आप एक क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हो ना, फिर से पीछे से करना शुरू तो नहीं करते, और अगर कर भी लिया तो आपको बोरियत से आती है। तो एक बंदी पे बार बार ट्राई करने से अच्छा, एक लड़की को बार बार प्रपोज करने से अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। क्या पता आपको एक ऐसी लड़की मिली जो खुद आए आपके पास। मतलब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतना हो गए, आप खुद को अपग्रेड इतना कर लिए कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके सामने कि जो खुद भी सॉल्व होगा, मतलब जिसको पढ़ के ही आपको लगेगा कि इसका आंसर तो ये है। तो ऐसे कुछ लिखा था कि शायद उनके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, शायद उनके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो ना थे मगर आगे जरूर बढ़ गए। इसी में एक और है कि ये दूसरा है कि मेरे घर से तुम्हारे घर के रास्ते में, मतलब दोनों में रास्ते हैं, दोनों शायरी जो अभी पहले वाली थी और इसमें रास्ते हैं, इसलिए रास्ते का हमेशा महत्व रहा है जिंदगी में। रास्ते सही चुनोगे तो आगे सही ही मिलेगा। अगर तुमने रास्ते गलत चुन लिया तो तुम कितना भी भटक लो, कितनी भी मेहनत कर लो, गलत ही जगह में पहुंचोगे। तो दूसरा है कि मेरे घर से तुम्हारे घर के रास्ते में एक तुम्हारे नाम की दुकान पड़ा करती है। मेरे घर से तुम्हारे घर के रास्ते में एक तुम्हारे नाम की दुकान पड़ती है, विडंबना तो देखो वहाँ दवाइयाँ मिला करती है। मतलब तुम दर्द हो, वो वहाँ दवाइयाँ मिल रही है, वो तुम्हारे नाम की दुकान है, ऐसे कुछ था। और एक है कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी। कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी। एक है कि मतलब जब लाइफ में जब डिप्रेशन या फिर रिजेक्शन का टाइम था मेरे, तो मैंने मतलब बहुत से शायर को सुना। जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब से मुझे जो मिली है, नसीहत मिली है जो उनसे, वो था कि एक खुद में यार कुछ नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी एटीट्यूड रखो। क्योंकि शायद जितनी लाचारी है, फिर जितने मतलब रिजेक्शन मिर्ज़ा गालिब साहब ने देखे हैं शायद ही लाइफ में और किसी ने। और मेरे हिसाब से जितना एटीट्यूड या फिर जितना कह सकते हो ना खुद में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो मिर्ज़ा गालिब साहब में ना, वो और किसी में नहीं है यार। बाकी सब तो मेहनत कर रहे हैं, जो था उनके पास था। और है कि एक शेर है, मतलब मैं क्या बोलते हैं, वसीम बरेली साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब वो बहुत बड़े शायर हैं यार, वो इतने बड़े लेजेंडरी शायर है कि उनसे बेहतर इश्क कोई लिख ही नहीं सकता। मतलब कोई लिख ही नहीं पाता यार उनसे बेहतर इश्क मेरे हिसाब से। तो उनका था कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। मतलब कि मैं तुम्हारी उम्मीद में डूब रहा था, मतलब मैं तैर सकता था, लेकिन मैं इस उम्मीद में डूब रहा था कि तुम हो मेरे साथ, तुम बचा लोगे। अब इससे ज़्यादा मेरा इम्तिहान क्या लेगा। मतलब इससे ज़्यादा मैं अपने प्यार की क्या बताऊँ तुम्हें, क्या हद है कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी की नहीं पड़ी है, क्योंकि मुझे तुम पे इतना भरोसा है कि तुम बचा लोगे। अब इससे ज़्यादा क्या इम्तिहान दूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने प्यार के लिए। और एक था उनका कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये था कि मतलब अगर लाइफ में रिजेक्शन मिला और तुम मतलब तुम्हारे एक ईगो पर लग गया कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब मैंने काफ़ी मेहनत की थी। एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो यार बंदा काफ़ी मेहनत करता है या बंदी काफ़ी मेहनत करती है कि यार किसी को प्रपोज, लेकिन रिजेक्शन मिला। बट उसके बाद क्या, उसके बाद डिप्रेस्ड नहीं, हम जिंदा है और हमें जिंदा ही नज़र आना है। मतलब हमें मेहनत करनी है, हमें आगे खुद को बढ़ाना है, अपने आप को बूस्टअप करना है किसी न किसी चीज़ के थ्रू। तो एक और था कि
मतलब ये एक आज़ाद शायर है, मतलब इसके जो राइटर है वो पता नहीं मुझे कौन है, बट काफ़ी अच्छा है उन्होंने लिखा हुआ 2 लाइन कि एक उदास एक मुझी को कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। एक उदास मुझी को कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और मतलब एक मैंने वसीम बरेली साहब का पढ़ा था, तो दोनों को मैंने मिक्सअप किया, एक फ्यूज़न बनाया था। सुनिएगा कि एक उदास मुझी को कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और वो दिन गए, यहाँ से वसीम बरेली साहब का है कि और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता, एक उदास मुझी को कर नहीं जाता। ऐसे कुछ था यार। मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार अगर रिजेक्शन को अच्छे से डील कर लिया ना तो आगे की लाइफ बहुत प्यारी है। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आपको रिजेक्शन को किस तरह से डील करना है। आप किसी भी वे में कर सकते हो। आप रिजेक्शन को डील कर सकते हो जैसे मुझे है, तो मुझे मतलब जब मिला था रिजेक्शन तो मुझे शायरियाँ वगैरह या फिर कविताएं लिखना पसंद था, क्योंकि उसमें मेरा पहले से ध्यान था, बस मैंने थोड़ा और ध्यान दिया। ठीक है, जैसे आपका है कि आप अच्छे क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट खेलिए, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप अच्छी तैयारियां कीजिए। वैसे भी यार बहुत से लोग कहते हैं कि दिल टूटे आशिक या तो IAS बनते हैं IPS, तो करो ना, आप लोग भी करो। और दूसरा है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई लाइफ में ना इतना बढ़ पाए कि जैसे मुझे एक याद आ रहा है मिर्ज़ा गालिब साहब का, तो वो एक कॉन्सर्ट में गए थे, एक मतलब महफिल में गए थे, तो एक आए उनके पास और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। मतलब मिर्ज़ा गालिब साहब से पूछा, वो नहीं जानता था, वो जो भी था वो इंसान वो नहीं जानता था कि मिर्ज़ा गालिब साहब कौन है। तो इसमें मिर्ज़ा गालिब साहब ने कहा था कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, अब उन्हें हम बतलाएं तो बतलाएं कैसे। मतलब नहीं है पता यार, मिर्ज़ा गालिब साहब को बहुत टाइम हो चुका है ये बताते हुए कि मैं मिर्ज़ा गालिब हूँ। मतलब ज़िंदगी में अपने ऐसा दौर लाइए कि आपको ये बताना ही ना पड़े कि आप कौन हो, दुनिया आपको जाने। जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब को बहुत टाइम हो चुका था, अरसा हो चुका है कि यार मैं हूँ मिर्ज़ा गालिब, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हर महफिल उन्हें जानती थी, हर महफिल की शान थे वो। तो इसलिए तो इसी के साथ मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आप डिप्रेस्ड हो या फिर आपको रिजेक्शन मिला है लाइफ में, तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी अपना मतलब क्या बोल सकते हैं, मानसिक संतुलन ना बिगाड़ें। कृपया करके अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि आपने जिस वजह से रिजेक्शन लिया है आपको उस कमी को पूरा करना है, और उस कमी को पूरा करने के लिए आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा ऐसा लगा हो कि हाँ अब लाइफ में कुछ नया करने की चाह है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए। प्यार दिखाने का मतलब वही लाइक, शेयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरह मेरी वीडियोस को प्यार दिखाते दीजिए। धन्यवाद।